हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी फाइनल डायरेक्ट टैक्स मिसलेनियस चैप्टर स्टडी मटेरियल से टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द इनकम ऑफ पर्सन हु इज ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट विद ए व्यू टू अवॉइड टैक्स वी डील विद अंडर द एक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई पर्सन है वो टैक्स को बचाने के चक्कर में अपनी एसेट को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर सेक्शन 175 लग जाता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है बेसिक इंट्रोडक्शन में कि अगर आप अपनी इनकम, अगर कोई भी पर्सन इनकम को छुपाने के चक्कर में अपनी एसेट को सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, डिस्पोज ऑफ करता है ताकि उसका टैक्स बच जाए, तो सेक्शन 175 उसके ऊपर लग जाता है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, उसकी सेम ईयर की इनकम, यानी कि जो असेसमेंट ईयर चल रहा होता है, वैसे तो क्या होता है प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। तो असेसिंग ऑफिसर मान लो कि 15 जुलाई को इसको पकड़ लिया, ठीक है, ये कोई ना एसेट को बेच रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था इस चक्कर में कि इसका टैक्स बच जाए। गवर्नमेंट को पता चल गया, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी 15 जुलाई को ही। तो 1 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई की जो इसकी इनकम है, वैसे तो इसकी इनकम ये अगले साल टैक्सेबल होनी थी। गवर्नमेंट क्या करेगा, इस सेक्शन में अगर 175 जिसके ऊपर लगा देता है तो उसकी सेम ईयर की इनकम सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। और इस सेक्शन में जो भी टैक्स लगेगा, जो भी प्रोसीडिंग इस सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग होगी टैक्स लगेगा, वो अगर किसी और एक्ट में लगना है, किसी और एक्ट में अगर उसके ऊपर पेनल्टीज़ या टैक्स लायबिलिटी जो भी बनेगी वो एडिशन में बनेगी, वो तो लगेगा ही लगेगा। और किसी सेक्शन में, सेक्शन 175 में जो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेंगी, वो भी लगेगा और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी इसके ऊपर लगेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ पर्सन हु इज ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट विद ए व्यू टू अवॉइड टैक्स, तो उसको हम डील करेंगे सेक्शन 175 से। असेसिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग एनी करंट असेसमेंट ईयर, अगर ऐसा दिखा जाता है कि ये पर्सन लाइकली टू चार्ज सेल ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ कोई भी एसेट विद ए व्यू टू अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, तो टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन पीरियड एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेके जो ये प्रोसीडिंग असेसमेंट करेगा, स्टार्ट करेगा, हमारे एग्जांपल में 15 जुलाई था, ये इनकम इसकी सेम ईयर की इनकम सेम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। सेपरेट असेसमेंट करेंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर मान लो उसका इनकम ना निकाल पाओ तो आप एस्टिमेट कर लेना। असेसिंग ऑफिसर एस्टिमेट कर लेगा इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल फॉर सच पीरियड और एनी पार्ट विच कैन नॉट बी रिलेटिवली डिटरमाइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर नहीं कर पाओ, अगर आप नहीं डिटरमाइन कर पाओ तो एस्टिमेट कर लेना। द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू टैक्स इफ एनी चार्जेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बात कर ली हमने। अगर कहीं और पर इसका टैक्स लग रहा होगा और किसी सेक्शन में इसका टैक्स लग रहा होगा तो सेक्शन 175 में जो लगेगा वो उसके एडिशन में होएगा, दोनों टैक्स लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फेडरल जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट issue deposit certificate and repay the same after some period of time along with interest under the difference given by it following transaction were noted in their books of accounts। मिस्टर इंडिविजुअल था, इसने डिपॉजिट करवा दिए 15,000 रुपये 1 मई 2018 को 48 महीने के लिए बीयर चेक से। यहाँ वैसे इसने गलती कर दी, बट अभी 15,000 जमा करवाया, 269 डबल एस सेक्शन लग जाता है यहाँ पे 269 डबल एस। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 20,000 से ज़्यादा पेमेंट करवाना चाहते हो तो आपको अकाउंट पे चेक से पेमेंट डिपॉजिट करवाने होते हैं। 15,000 रुपये इसने जमा करवाए बीयर चेक से, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एक इसने 15,000 की और डिपॉजिट करवा दिए 30 जून को, तो यहाँ पर टोटल बैलेंस कितना हो गया 30,000 रुपये। यहाँ दिक्कत होगी, कैश में जमा करवा दी। अगर ये बीयर चेक से करवा दे, अगर ये अकाउंट पे ही चेक से करवा देता ना, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अकाउंट पे से आप जितने मर्जी पेमेंट कराओ, 20,000 से ऊपर है ना अकाउंट पे से आपको जमा कराने हैं, 20,000 तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब पहले इसने पहली ट्रांजैक्शन करी 15,000 की बीयर चेक से, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगली ट्रांजैक्शन जो करी ना इसने 15,000 की 30 जून को, वहाँ दिक्कत कर दी इसने। तो यहाँ पर 269 डबल एस सेक्शन लग जाएगा और 271 डी के अंदर पेनल्टी लग जाएगी सेम अमाउंट की जितना इसका कॉन्ट्राबैंड किया इसने। उसके बाद कहता है मिस्टर ए हैज़ अप्लाइड फॉर प्री मेच्योर विड्रॉवल। अब विड्रॉवल पे भी ऐसा होता है कि अगर आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर 20,000 से ज़्यादा अमाउंट पड़ा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 से ज़्यादा है, तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको अकाउंट पे ही चेक से करने होते हैं विड्रॉ। अब इसने क्या गलती कर दी, अब इसके 30,000 रुपये जमा थे ना, 30,000 रुपये जमा, इसने 16,500 रुपये निकलवा लिए, वो भी बीयर चेक से। यहाँ इसने गलती कर दी,
इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30,000 रुपये पड़ा है और इसने विड्रॉ करे 16,500 रुपये, यानी कि इसको नहीं करने थे वीलर चेक से, अकाउंट भी चेक से करने चाहिए थे। तो पहले इसने 16,500 निकलवा लिए, अब जो बैलेंस बचा 15,500 और निकलवा लिए। ठीक है, 15,500 ये विद ब्याज बूझ करके इसके 15,500 रुपये बच गए थे वहाँ पे। पैसे तो वो 30,000 रुपये थे, तो ये जो ऊपर वाला अमाउंट आ रहा है वो ब्याज का आ रहा है। अब जब सेकंड जो पेमेंट निकलवाने गया 15,500 की, तब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 20,000 से कम था। अब निकलवा सकता है ये अकाउंट पे के बगैर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रावेंट 16,500 में हुआ, 15,500 में नहीं हुआ। तो निकलवाते वक्त जब पैसे आप विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन 269T लगता है, टी। और पढ़ते हैं, हमने पहले पढ़ा 269 फर्स्ट डिपॉजिट करवाई थी 15,000 की, वो थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रोविजन सेक्शन 269 नहीं लगा। सेकंड डिपॉजिट करवाई 15,000 रुपये, एग्रीगेट अमाउंट 30,000 हो गया, 20,000 से ज़्यादा हो गया, 271D मैक्स के अंदर क्या लग गई, पेनल्टी लग गई। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था 269T विड्रॉवल। फर्स्ट जब रीपेमेंट करी बिनर चेक से, एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट था उसका 20,000 से ज़्यादा था, 271E के अंदर इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लग गई। जब 15,500 रुपये रीपेमेंट करे तब कोई दिक्कत नहीं, तब 20,000 से कम थे अमाउंट, तो 269T की वॉयलेशन हुई नहीं। तो सेकंड टाइम पे हमारी कोई वॉयलेशन नहीं हुई, फर्स्ट टाइम पे वॉयलेशन हुई है, 269T पेनल्टी लग जाएगी आपकी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी आइदर कैन बी अटेंडेड बाय द असेसी इन द पर्सन या थ्रू अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु कैन बी ट्रीटेड एज अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेसी। कोई भी असेसी है, उसका इनकम टैक्स का केस लग जाता है, तो वो कौन कौन जा सकता है, वो खुद जा सकता है, उसके रिलेटिव जा सकते हैं। अगर वो रेगुलर एम्प्लॉई है, अगर उसका कोई रेगुलर एम्प्लॉई है असेसी का, असेसी जहाँ पे काम करते हैं, असेसी का जो ऑफिस है उसके ऊपर इनकम टैक्स का केस लग गया, तो उसका जो रेगुलर एम्प्लॉई है जो वहाँ पे डेली आता है, वो उसके बिहाफ पे जा सकता है। शेड्यूल्ड बैंक, एनी ऑफिस ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक इन विच असेसी मेंटेन ए करंट अकाउंट, असेसी का जहाँ पे करंट अकाउंट है वहाँ का कोई ऑफिसर जा सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट इन इंडिया जा सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जा सकता है, या फिर ऐसा पर्सन जिसने अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो, सीबीडीटी के, जो सीबीडीटी ने बताया हुआ है। सीबीडीटी का एक पॉइंट और है, एनी पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड सच एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीबीडीटी ने कुछ क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की हुई हैं, अगर आपका वो क्वालिफाइड हो तो आप किसी भी असेसी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। उसके बाद अगला छोड़ दो, एनी पर्सन हु वाज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एज इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो अपने पास इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, ये एक्ट आने से पहले जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर थे वो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, या एनी अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड आने वाले टाइम में। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो असेसी की जगह, असेसी खुद भी जा सकते हैं ऑथराइज, और किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं, इन सब को ऑथराइज कर सकता है वो, उसके ब्याह पे वो केस लड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 इज पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर इन सेक्शन 143(3) बट द टाइप इज रॉन्गली टाइप द ऑर्डर असेसमेंट ईयर 19-20। अब इससे क्या गलती होगी, टाइपिस्ट जो था, टाइपिस्ट उसने गलती से असेसमेंट ईयर 2021 की जगह 19-20 लिख दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। कोर्ट के पास ये चला गया, असेसी ने क्लेम कर दिया ना, असेसी ने क्लेम कर दिया कि ये जो ऑर्डर है वो इनवैलिड है क्योंकि असेसमेंट ईयर गलत लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लैरिकल मिस्टेक थी। सीआईटी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है, तो सीआईटी कहता है क्लैरिकल मिस्टेक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो नहीं तेरा एक्सेप्ट करता ये क्लेम्ड। डिस्कस करना है अपने को, करेक्टनेस बतानी इसकी ऑर्डर की। तो कोर्ट ने देखा भी यार, हमारा जो पर्पस था ना, अगर सब्सटेंस को चेक करें, ये देखें कि अगर आपने कोई लॉ थोड़ी तोड़ दिया, इंटेंशन आपकी कोई ऐसी थोड़ी थी कि लॉ तोड़ना है आपको। लॉ ने इसके पीछे इंटेंशन चेक करी, सब्सटेंस देखा, तो गवर्नमेंट यार लॉ को लगा यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक छोटी सी क्लैरिकल मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से आपका कोई ऑर्डर इनवैलिडेट नहीं कर देंगे। सेक्शन 292 प्रोवाइड्स दैट नो रिटर्न ऑफ इनकम, कोई भी रिटर्न, असेसमेंट, नोटिस, समन furnished or made or issued taken in pursuance of any of the provision of Income Tax Act 1961 shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake या defect, omission in such return of income, no return of income। ठीक है,
कोई भी रिटर्न असेसमेंट है, नोटिस, समन सिर्फ इस वजह से आपका इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि अगर उसके अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी। तो देयरफॉर यहाँ पे चेक क्या हुआ, इन सब्सटेंस एंड इफेक्ट इन कन्फर्मिटी विद अकॉर्डिंग टू द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट ने चेक करा यार रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट नोटिस सब्सटेंस में और कंफर्मिटी विद अकॉर्डिंग टू इंटेंशन पर्पस ऑफ दिस एक्ट है, तो क्लैरिकल मिस्टेक इनवैलिडेट नहीं कर पाएगा वैलिड असेसमेंट को। ठीक है, तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, CIT इसमें जीत गया। तो जो एक्शन था CIT का कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था SSC का क्लेम, वो वैलिड हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट अनलेस प्रॉपर नोटिस इज इफेक्ट हैज़ बीन सर्व्ड अपॉन। बात सही है, प्रॉपर नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, नोटिस देना बहुत ज़रूरी है SSC को। आप ऐसे किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते क्लाइंट के अगेंस्ट। अब सेक्शन अब ये बताता है ऑन होम शुड द नोटिस एड्रेस्ड सर्व्ड अपॉन इन द केसेस वेयर द SSC इज डिसॉल्व फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन पार्टीशन HF। एक एक करके करते हैं। पहले इसने पूछा है प्रिस्क्राइब्ड मोड कौन से हैं। 3 मोड हैं। पहला मोड है कि आप पोस्ट से, कोरियर से भेज सकते हो। दूसरा है IT वाला कि एनी फॉर्म ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। IT एक्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि ईमेल वगैरह, उससे कर सकते हो। इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ समन के लिए ना, सिविल प्रोसीजर में कोड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो जो मैनर दिया हुआ है उसमें भेज सकते हो, या फिर एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेन 3 ही है और जो होता है एनी अदर मीन्स। अब इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, मान लो कोई डिसॉल्व फर्म डिसॉल्व होगी तो नोटिस किसको भेजें। फर्म तो डिसॉल्व होगी, तो डिसॉल्व होने से पहले पहले जो पार्टनर्स थे सारे मेजर, उनको नोटिस भेज दो। अगर कोई बंदा मर जाता है, अब तो वो मर गया, तो उसके घर वालों को भेज दो, लीगल हेयर्स को भेज दो नोटिस। कोई HOF का पार्टीशन हो गया, HOF का पार्टीशन हो गया तो लास्ट मैनेजर था जो HOF को, उसको भेज दो। वो भी मर गया तो कोई अडल्ट मेंबर को भेज दो। नोटिस तो भेजना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक सिंपल रीडिंग का क्वेश्चन है, लास्ट में करते हैं इसको। 7 पे आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द असेसिंग ऑफिसर कैन रिसोर्स टू प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। अटैचमेंट के बारे में बताओ, प्रोविजनल अटैचमेंट जो असेसिंग ऑफिसर करता है इनकम टैक्स के अंदर, और कितने पीरियड के लिए करता है और कब करता है। सेक्शन 281 भी है, प्रोविजनल अटैचमेंट आप कर सकते हो अगर ऐसा करना प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है तो आप कर सकते हो। पहला पॉइंट इसके अंदर कहता है प्रोसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ऑफ एनी इनकम असेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ एनी इनकम विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट। सबसे पहले तो ये आपकी असेसमेंट एस्केप्ड होनी चाहिए। कोई भी इनकम आपने एस्केप्ड करी है और आपके ऊपर पेनल्टी लगी है 271 के अंदर, फॉल्स एंट्री या बुक्स अकाउंट के अंदर, और एग्रीगेट अमाउंट पेनल्टी का 2 करोड़ से ज़्यादा है, पेंडिंग पड़ा है आपके अगेंस्ट, तो प्रोविजनल अटैचमेंट करूँगा मैं। वैसे एक एक शर्त इसकी याद रखना तुम, इनकम एस्केप करी है, पेनल्टी 2 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग पड़ी है। दूसरा पॉइंट, अटैचमेंट करना ज़रूरी है बहुत, इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू के लिए ज़रूरी है। पर्पस उसका प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू होना चाहिए। तीसरा, आप अपनी मर्जी से थोड़ी कर दोगे, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की पहले अप्रूवल ले लो। CIT करेगी प्रीवियस अप्रूवल लेके चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, इनकी अप्रूवल लेने के बाद असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। राइटिंग के अंदर ऑर्डर देना है जिसकी ये प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, और इसका जो मैनर है वो 2nd शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग ही करनी है आपको। ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है ये 6 महीने के अंदर अंदर सीज हो जानी चाहिए। अटैचमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन 2 साल या 60 दिन डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट, विच एवर इज लेटर। या तो 60 दिन या फिर 2 साल, विच एवर इज लेटर। 60 दिन कहाँ से, आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट से। लास्ट पॉइंट इसका और इम्पोर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। एक बार तो पेपर के अंदर सिर्फ इस लाइन से पेपर आ गया था, क्वेश्चन आ गया था पेपर के अंदर।
लास्ट लाइन क्या कहता है, असेसिंग ऑफिसर बाय राइटिंग ऑर्डर देगा, राइटिंग के अंदर रिवोक कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट। अब मान लो आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने अटैचमेंट कर ली, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि आप अपनी अटैचमेंट को रिवोक करवा सको, कैंसिल करवा सको? तो ये एक रास्ता है, अगर असेसी शेड्यूल्ड बैंक से उतने अमाउंट की गारंटी दिलवा दे जितने की वो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उतने की गारंटी दिलवा दे। बैंक वाला कह देगा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी प्रॉपर्टी की जितनी की वैल्यू है ना उतने की मैं गारंटी दे देता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू की गारंटी दिलवा दो, आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट रिवोक कर देंगे। तो सी एग्ज़ाम में एक बार ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि क्या कोई ऐसा अपने पास सोर्स है जहाँ से आप ये प्रोविजन अटैचमेंट को रिवोक कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा केसेस है, सर्कमस्टेंसेस है? तो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये पूरे पॉइंट लिखने थे उसके अंदर सारे। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, मिस्टर विश्वास है स्टॉक ब्रोकर था, उसने डिफॉल्ट करा इनकम टैक्स पेमेंट में, असेसिंग ऑफिसर ने उसकी मेंबरशिप कार्ड को अटैच कर लिया 281 सेक्शन की हेल्प लेते हुए। विश्वास ने कंटेंट करा कि मेंबरशिप कार्ड तो ट्रांसफरेबल ही नहीं होता और ये पर्सनल एसेट ही नहीं होता, वैलिडिटी चेक करो असेसिंग ऑफिसर की। यहाँ असेसिंग ऑफिसर गलत हो गया, क्योंकि जो कोई भी मेंबरशिप कार्ड होता है वो तो प्राइवेट एसेट होती ही नहीं। मेंबरशिप कार्ड तो एक वैसे तो कागज़ है, गत्ता है, वो तो एक राइट है, राइट दिए मैंने तुम्हारे को कुछ कि तुम चलो आज से मेरे मेंबर बन गए, आप उस राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मेंबरशिप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। द राइट ऑफ मेंबरशिप इज नॉट ए प्राइवेट एसेट, इट इज़ मेरली ए पर्सनल प्रिविलेजेस। ये तो तुम्हारे को एक विशेषताएं दी हैं, ग्रांटेड टू मेंबर, इट इज़ ए नॉन ट्रांसफरेबल और एंड इनकेपेबल ऑफ एलिनेशन बाय द मेंबर। मेंबर इसको इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक्सेप्ट है कुछ केस होते हैं, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के जो हैं कुछ कंडीशन फॉलो कर दो तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे तो आप कर ही नहीं सकते इसको। नॉमिनेशन भी परमिटेड है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। नॉमिनेशन कब होएगी? अगर आपकी डेथ हो जाती है, डिफॉल्ट करता है मेंबर। थस मेंबरशिप कार्ड इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, देयरफॉर कैन नॉट बी अटैच। 281 के अंदर हेल्प लेके आप इसको अटैच कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये लो, टैक्स रिकवरी ऑफिसर कैसे रिकवर करेगा एरियर डिमांड फ्रॉम द असेसिंग डिफॉल्ट आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड आफ्टर मेकिंग ए प्रोक्लेमेशन। हाउ कैन सच प्रोक्लेमेशन बी मेड अंडर दिस एक्ट एंड टाइम लिमिट विदाउट अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब कहता है मैनर बताएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें अगर आप, वेयर द टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऑर्डर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एक प्रोक्लेमेशन करेगा लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो नहीं तो पुराने टाइम में सुनो 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 वो करवाएगा कि मैं इनकी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, उसी लैंग्वेज में जहाँ पर वो लैंग्वेज चलती हो, लोकल लैंग्वेज में। प्रोक्लेमेशन शुड बी मेड बाय बीट ऑफ ड्रम, ड्रम पिटा जाएगा, सुनो सुनो सुनो, अदर कस्टमरी मोड, जो भी वहाँ पे मोड चलता होगा। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड बाय एक्चुअल सीजर, तो कहाँ पे कराएंगे? इन द विलेज इन विच प्रॉपर्टी वाज सीज्ड, वहाँ पर। इफ द प्रॉपर्टी वाज सीज्ड इन ए टाउन सिटी देन लोकेलिटी इन विच इट वाज सीज्ड। कोई अदर प्लेसेस है, अदर प्लेसेस पे भी बता सकता है अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर डायरेक्ट कर दे कि वहाँ नहीं, उसके अलावा कहीं और भी करवाना है, वहीं और भी कहीं और भी करवा देंगे। मेन जगह वहाँ तो करवाएंगे विलेज में, गांव में। अगर एक आधी जगह और भी करवाना है तो एंड है, अदर प्लेस में भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल सीजर, अगर एक्चुअल सीजर नहीं करनी इन सच अदर प्लेसेस इफ एनी, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर उसको डायरेक्ट कर देगा, वैसे आप अटैच कर देना। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर मेक ए प्रोक्लेमेशन करेगा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एट सम प्लेसेस नियर सच प्रॉपर्टी बीट ऑफ ड्रम, सेम ए कॉपी प्रोक्लेमेशन शैल बी अफेक्स्ड हो जाएगी कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आल्सो अपॉन ए कंस्पिशियस पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर डायरेक्ट करेगा, प्रोक्लेमेशन शैल आल्सो भी पब्लिश कर दो ऑफिशियल गजट के अंदर, लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, टीम्ड मान लिया जाएगा कि ऐसी सेल होगी, यही कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ सेल, यही कॉस्ट ऑफ सेल मान ली जाएगी, ठीक है। वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज डिवाइडेड इनटू लॉट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, अगर कोई प्रॉपर्टी आप लॉट में बेच रहे हो दैन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ए सेपरेट प्रोक्लेमेशन। हर चीज़ के लिए फिर आपको, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है आपके 10 पार्ट करके, आप 10 पार्ट में बेच रहे हो तो 10 बार प्रोक्लेमेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस ओपिनियन ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर। अगर उसको लगे कि अलग अलग करवाने की ज़रूरत है तो अलग अलग करवा लियो भाई। ये एक सिंपल रीडिंग क्वेश्चन है, पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे टाइम लिमिट दी हुई है, ठीक है, पढ़ लेना ये भी, शुड नॉट एक्सीड 3 years। तो यहाँ पर अपने पीछे वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं इनके
थोड़े से ये केसेस देख लेते हैं, 4 सिग्निफिकेंट सेलेक्टेड केसेस। चलो, पहला केस आता है अपना CIT वर्सेस शिवा कुमार का। इसने क्या कहा था, कैन लोन एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट एडवांस बाय पार्टनरशिप फर्म टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मान लो इस केस में क्या था, इस पर व्यूड एज ए वोलेशन ऑफ सेक्शन 269(s). इस केस में क्या था, मान लो कि मैं हूँ, अब मेरी 5-7 फर्में हैं, मैं 2-4 जगह तो पार्टनरशिप में हूँ, 1-2 मैंने प्रोप्राइटरशिप खोल रखी है। अब मैंने क्या करा, अपने पार्टनरशिप फर्म से पैसा ना प्रोप्राइटरशिप में डाल दिया, तो क्या ये लोन है? और क्या ये लोन अगर 20,000 से ज़्यादा तो 269(s) लगेगा इस सेक्शन में, इस केस में? तो कोर्ट ने देखा यार, पार्टनरशिप से पैसा गया प्रोप्राइटरशिप में, तो पार्टनरशिप में एक्चुअल में तो कोई लीगल एग्जिस्टेंस होती नहीं। पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप की तो खुद की कोई लीगल एग्जिस्टेंस होती नहीं, कंपनी की होती है, मेंबर की अलग कंपनी में होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग अलग वो मेंबर आप और वो आपस में अलग अलग होते हैं। पार्टनरशिप में तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो पार्टनर्स उधर भी तू ही है, इधर भी तू ही है, वो तो बंदा तो एक ही है। तो सिर्फ एक लाइन के बेस पे इन्होंने इसका आंसर दे दिया कि सेक्शन 269(s) लग ही नहीं सकता इस केस में। इन द प्रेजेंट केस पहले इशू लिख दिया इन्होंने, पार्टनर था वो 4 फर्म में था और एक में सोल प्रोप्राइटर था। अब दिक्कत ये आ रही थी कि पैसा यहाँ से उधर कर दिया, पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप में डाल दिया। देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू यूज द फंड ऑफ द फर्म। भाई उसी का पैसा एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालना है। इन द प्रेजेंट केस असेसी हैज एक्टेड बोनाफाइड, कोई दिक्कत नहीं, रीजनेबल कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 273B, ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी सेड टू बी वायलेशन। यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। केस नंबर 2 आया मनोज कबरा का। कैन द असेसिंग ऑफिसर स्यू मोटो अज्यूम जुरिस्डिक्शन, क्या असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेगा जुरिस्डिक्शन और डिक्लेयर कर देगा सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज ए वॉइड अंडर सेक्शन 281? असेसिंग ऑफिसर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दे वॉइड जुरिस्डिक्शन मान के। ठीक है, अगर तेरे को दिक्कत है तो केस कर, लीगल प्रोविजन से आ, अपनी मर्जी से कोई जुरिस्डिक्शन अज्यूम करके तूने डिक्लेयर कर दिया प्रॉपर्टी वॉइड है, ऐसा नहीं चलेगा। लेजिस्लेचर है वो ये कभी भी पावर नहीं देता, एक्सक्लूसिव पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी को, कि तू अपनी मर्जी से डिसाइड कर ले। डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी adjudicatory machinery for deciding any question which may arise सेक्शन 281 इन ऑर्डर टू डिक्लेयर ए ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट। अगर तुझे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर डिक्लेयर करना है तो लॉ में आ, प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। असेसिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए सूट, तू भाई सूट कर, केस कर, तब लड़, स्यू मोटो नहीं अज्यूम कर सकता, कैन नॉट अज्यूम जुरिस्डिक्शन। तीसरा केस CIT वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल। इसमें क्या था, ये ज़बरदस्त पॉइंट है, मज़ेदार, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या था, इज़ द ओमिशन टू इशू नोटिस। अब क्या हो गया, हमने नोटिस देना भूल गए। असेसिंग ऑफिसर कहता है मैं तो नोटिस देना भूल गया, 143 दोगा, और क्या सेक्शन 292 भी तुझे बचा जाएगा। अब इसमें मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ। मान लो आपको एक नोटिस आता है, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ने एक नोटिस भेजा क्लाइंट को, वो गलत था, क्लाइंट ने पार्टिसिपेट कर दिया, टाइम बर्ड हो चुका था फिर भी पार्टिसिपेट कर दिया। मान लो कोई नोटिस आपको 15 दिन में देना था, 18 दिन में दे दिया। पहली बात तो गलत है, ये नोटिस 18 दिन में आना ही नहीं चाहिए था। क्लाइंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेट करने आ गया, इनकम टैक्स ऑफिस में आ गया, सुनवा उसका केस फाइल खोल दी, ठीक है, केस चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड मान लिया जाता है। 15 दिन से ज़्यादा वाले दिन में भी आ गया ना तो भी दिक्कत नहीं। बस इसमें क्या है, क्लाइंट ने पार्टिसिपेट कर दिया, यहाँ गलती कर दी, तो वो क्या होगा, वैलिड मान लिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि ये जो नोटिस दिया था वो वैलिड था, विद इन द टाइम था। यहाँ तक तो बात ठीक थी, ये सेक्शन 292 उसको बचा देता था। अब इस केस में क्या हुआ, अगली बार गवर्नमेंट के पास ऐसा केस आया कि नोटिस ही नहीं दिया। अब दूसरे केस में जा रहे हैं आप, दूसरा केस क्या आया कि हमने नोटिस ही नहीं दिया, असेसिंग ऑफिसर ने क्लाइंट को नोटिस ही नहीं दिया और ऐसे ही बोल दिया कि तू ऑफिस में आ जा, तेरा काम कर लेते हैं सर, ठीक है। बिना नोटिस के असेसी को बुला लिया और उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। असेसी ने उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, केस कर दिया कि मेरे को तो नोटिस ही नहीं दिया, ठीक है, और
और मैंने पार्टिसिपेट कर दिया। अब बिना नोटिस के आप पार्टिसिपेट कर दिया ना, अब आप वैलिड नहीं माने जाओगे, अब आपका सेक्शन नहीं बचाएगा। ये ऐसा मान लिया जाएगा कि कोई मीटिंग नहीं हुई आपकी, कोई प्रोसीडिंग नहीं चली आपके अगेंस्ट। नोटिस दिया बट गलत हो गया, पार्टिसिपेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नोटिस ही नहीं दिया फिर आपको सेक्शन थोड़ी बचाएगा ये वाला। अब तो डिपार्टमेंट फंस गया, और डिपार्टमेंट कह रहा था उसने तो पार्टिसिपेट कर दिया क्लाइंट ने, फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? नहीं, सीबीडीटी कहता है नहीं, नोटिस देना जरूरी था, अब तेरे को सेक्शन नहीं बचाएगा ये वाला। तो इसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है, विदाउट द स्टैट्यूटरी नोटिस असेसिंग ऑफिसर कुड नॉट अज्यूम जुरिसडिक्शन। बिना नोटिस के नहीं बनती बात भाई। फॉर सेक्शन 292 टू अप्लाई, नोटिस मस्ट हैव इमेनेटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, मस्ट हैव इशूड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। It is only infirmities in the manner of service of notice section seeks to cure. Section is not intended to cure complete absence of notice itself. इस सेक्शन ने आपको बचाया था, क्योर करता है आपको, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप नोटिस देना ही छोड़ जाओ। नॉन इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज नॉट ए क्योरेबल डिफेक्ट। ये आपको नहीं बचाएगा कि अगर आपने नोटिस ही नहीं दिया। इन स्पाइट ऑफ पार्टिसिपेशन बाय एसएससी, चाहे एसएससी ने पार्टिसिपेशन कर लिया हो तो भी आप डिपार्टमेंट आप गलत हो, नोटिस देना जरूरी था। चौथा पॉइंट आता है, ये सिंपल पॉइंट है, इज नोटिस इशूड 143(2)(142)(1) द अमलगमेटिंग कंपनी आफ्टर अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेटेशन बाय द हाई कोर्ट, इंटीमेशन टू द सेम टू द एओ, डिफेक्ट नॉट क्योरेबल अंडर सेक्शन 292 इसमें क्या था, दो कंपनी थी, उनका अमलगमेशन हो गया था। डिपार्टमेंट ने क्या करा, अमलगमेटिंग कंपनी को ना नोटिस दे दिया बाद में, तो वो कहते हैं हमारी अमलगमेटिंग कंपनी तो बंद ही होगी, अब तो हमारी नई कंपनी आ गई अमलगमेटेड कंपनी, हमारे को नोटिस दिया ना, पुरानी कंपनी को नोटिस नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है, वो नोटिस आप ऐसे नहीं दे सकते। कंसिक्वेंसेस स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव्ड होगी सेक्शन 394 के अंदर। अब अमलगमेटिंग कंपनी सीज होगी, खत्म होगी। इट कुड नॉट बी देयर आफ्टर रिगार्डेड एज पर्सन, अब तो वो पर्सन ही नहीं बची। असेसमेंट प्रोसीडिंग कुड बी इनिशिएटेड होगी, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट मेड, 143 का नोटिस दे दिया अमलगमेटिंग कंपनी को जो पुरानी कंपनी थी, ठीक है। तो इशू टू अमलगमेटिंग कंपनी प्रायर टू डेट ऑन विच jurisdiction notice was issued, the scheme of amalgamation has been approved by the high court. Since the notice जो दिया 143 का issued, name of the amalgamating company in spite of fact that amalgamated company had prior to the date addressed a communication to assessing officer, intimate दिया था हमारा अमलगमेशन हो गया, फिर भी आपने क्या करा, अमलगमेटिंग कंपनी को नोटिस दे दिया, void ab initio हो गया। The intimation of assessment proceeding against entity which had ceased to exist was void ab initio. Further participation proceeding by amalgamating company, अब पार्टिसिपेशन कर भी दोगे ना, would not cure this illegality, ये नहीं बचा पाएगा आपको सेक्शन। अमलगमेटेड कंपनी आ तो गई, पार्टिसिपेशन भी दे दिया, लेकिन आप बच नहीं पाओगे क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं दिया। नोटिस किसको देना था, नई कंपनी को, यानी कि अमलगमेटेड कंपनी को। आपने किसको दे दिया, अमलगमेटिंग कंपनी को, वो तो बंद हो गई थी, तो नोटिस नहीं पहुंचा, सेक्शन नहीं बच पाएगा, डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लग जाएंगी। यहाँ पर ये 4 केस थे, एक केस पेपर के अंदर आ जाता है। एक पॉइंट आप और डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन तो कोई है नहीं, ये क्वेश्चन एक और है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक सेक्शन था 43, वो ये कह रहा था कि अगर आपने 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करी ना कैश में, तो वो डिसअलाउड कर देंगे। पीजीवीपी के अंदर एक सेक्शन होता है 43, अगर 10,000 से ज़्यादा आपने कैश में पेमेंट कर दी तो पीजीवीपी उसको P&L में डिसअलाउड कर देता है। फिर उसकी एक्सेप्शन आई थी रूल 6DD के अंदर कि अगर आप ये पेमेंट कैश में एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे आप उसमें कितनी मर्जी पेमेंट कर दिया करो कैश में, अलाउड है। वहाँ तक तो बात ठीक थी। अब जब ये चैप्टर आया तो इसने सेक्शन 269 ST बना दिया। 269 ST के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करी कैश में, यानी कि अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट, तो अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्ट कर ली अदरवाइज अकाउंट पे से, यानी कि कैश में कर ली, तो
तो आपके ऊपर इक्वल पेनल्टी लगेगी जितनी आप एक्सेप्टेंस करोगे। तो यहाँ तो दिक्कत होगी, वहाँ पे छूट मिल गई थी, यहाँ पे 2 लाख की लिमिट लग गई। अब ये स्पेशल प्रोविज़न था, और जब भी स्पेशल प्रोविज़न आता है, स्पेशल जो भी प्रोविज़न होता है वो जनरल प्रोविज़न के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। अब इन दोनों में जीत तो इसकी होएगी, तो कंक्लूज़न निकालते हैं दोनों को मिला के कंक्लूज़न ये बनता है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सीबीडीटी कैश सेल कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, वो अमाउंट 2 लाख से अगर कम है तो ना तो आपकी डिसअलाउंस होएगी, ना आपको सेक्शन 269 ST लगेगा, ना ही आपको कोई पैन पुन देने की ज़रूरत है बैंक में। अगर पैन नहीं भी है ना तो आप फॉर्म नंबर 60 भरते हो, वो भी भरने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर 269 ST लग जाएगा। इसका मतलब एग्रीकल्चर के केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने, जो PGBP के अंदर छूट मिली थी अपने को। ठीक है, एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे 269 ST का ही है एक्सेप्टेंस के टाइम पे। अब कोई लोन वगैरह होता है, कोई लोन का हैवी अमाउंट है, तो वो इकट्ठा अमाउंट एक्सेप्टेंस चेक करोगे या कैसे करोगे? मान लो रिसीव्ड फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वेदर द प्रोविजन सेक्शन 269 ST शैल अप्लाई टू 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट या फिर होल अमाउंट ऑफ सच रीपेमेंट। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने बताया कि ऐसे है कि लोन के केस में ना हम सिंगल इंस्टॉलमेंट को सिंगल पेमेंट माना करेंगे, सिंगल ट्रांजेक्शन मानेंगे। अगर एक आपकी इंस्टॉलमेंट 2 लाख से कम है तो सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होएगा। 2 लाख से ज़्यादा है तो अकाउंट पे ही से कर देना, अदरवाइज फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। होल अमाउंट चेक नहीं करेंगे, सिंगल इंस्टॉलमेंट को सिंगल ट्रांजेक्शन माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 269 ST। ऑल द इंस्टॉलमेंट पेड फॉर ए लोन शैल नॉट बी एग्रीगेटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 269 ST। अब आपका चैप्टर ये पूरा ख़त्म हो चुका, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। मिलते हैं नए चैप्टर में।